एक तो बहुत कॉमन मिथ है, लोग सोचते हैं कि आईवीएफ करवा लिया तो अब तो कंप्लीट बेड रेस्ट ही करना पड़ेगा हमारे को। बच्चेदानी में लोगों ने कहा है कि मौत होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, या बच्चेदानी का ऑपरेशन अगर करवाएं तो मौत हो सकती है। जैसे कि आईवीएफ की जो एज लिमिट है, जो फीमेल है उसके लिए ये एज लिमिट 50 ईयर तक है, और जो मेल पार्टनर है, हस्बैंड है, उसके लिए 55 ईयर तक है। उससे ज़्यादा अगर एज है तो अब आपको आईवीएफ नहीं करवाना है। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं गालवास केयर। आज हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और आईवीएफ एक्सपर्ट हैं। कई बार लोगों को लगता है कि निसंतानता एक अभिशाप है, लेकिन नहीं। हमारे साथ जो आज मैडम है जिनसे बात करने वाले हैं वो आईवीएफ एक्सपर्ट है, और अगर निसंतानता आपको अभिशाप लगता है तो ये मैडम के पास समाधान मिलता है। आज जानते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ से कि क्या मिथ है, क्या सच है, और आईवीएफ को लेकर क्या मिथ लोगों में है और कौन से सच हैं जो जानना ज़रूरी है। डॉक्टर सुमन गालवा मैम हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। कैसे जर्नी शुरू हुई, कहाँ से प्रेरणा मिली कि हाँ इसी डिपार्टमेंट में जाना है मुझे? देखिए, डॉक्टर बनने का सपना तो मेरा बचपन से ही था। बचपन से ही जैसे मैं देखती थी लोगों को प्रॉब्लम में, देखती थी बीमार देखती थी, तो मेरा बड़ा मन करता था कि हाँ, एक डॉक्टर ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप लोगों की प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हो। उसके बाद मैंने गायनेकोलॉजिस्ट का सोचा, और जब मैं गायनी में पीजी कर रही थी उस टाइम पे इनफर्टिलिटी के बहुत सारे पेशेंट्स देखती थी, जो एक बहुत लंबी सी लाइन लगी रहती थी उनकी, और वो बड़े इमोशनली ऐसे ड्रेन्ड होते थे, बड़े दुखी होते थे। तब मन करता था कि हाँ, इनके लिए कुछ करना है, इसलिए आप फिर आईवीएफ एक्सपर्ट बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। कितने केसेस जो हैं आज तक इतने सालों में आपने जो है सक्सेसफुली हैंडल किया है? अगर सिर्फ इनफर्टिलिटी की बात की जाए तो आई थिंक काफ़ी करे होंगे, मोर देन 10,000 में भी, और आईवीएफ पर्टिकुलर देखें तो मोर देन 1,000 या 1,500 से ज़्यादा केसेस आईवीएफ के भी अभी तक कर चुके हैं। सुना है कि जो डिलीवरी टाइम होता है पेशेंट का, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन, उस पेशेंट को भी देखना पड़ता है, जो डॉक्टर है उसको भी बहुत कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। कौन से ऐसे मेजर कॉम्प्लिकेशन है जो आपने हैंडल किए हैं? सबसे बड़ा जो नाइटमेयर एक गायनेकोलॉजिस्ट का होता है वो होता है ब्लीडिंग का। जब भी डिलीवरी का टाइम होता है, कई बार पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है, और एकदम से उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक नॉर्मल चोट लगने से या वैसे जो ब्लीडिंग होती है उस तरह की ब्लीडिंग नहीं होती है, ये एकदम बहुत ही तेज़ फ्लो के साथ ब्लीडिंग होती है। उसको हमारे को बहुत इमीडिएट एक्शन लेने पड़ते हैं, फटाफट वाली सिचुएशन हो जाती है। तो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। इसमें इनको हमने बहुत अच्छे से टैकल किया, टाइमली मैनेज करते हैं तो अच्छे मैनेज हो जाते हैं। बट कई बार रेयरली ऐसा भी हुआ है कि ब्लीडिंग नहीं कंट्रोल हुई, और उस कंडीशन में हमें एंड में यूट्रस ही रिमूव करना पड़ता है पेशेंट को बचाने के लिए। अच्छा जी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि 2 बच्चे एक लेडी को हो गए, या 4 बच्चे भी। मैंने अभी रिसेंट एक केस था एमजीएच में, 4 बच्चे भी हुए। तो ये कितना कॉम्प्लिकेशन होता है डॉक्टर के लिए और उस पेशेंट के लिए? ये डेफिनेटली देखिए, जो जैसे सिंगल प्रेगनेंसी है उसके मुकाबले तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, क्योंकि अगर मदर की बात की जाए तो उसको एक तो ऑल थ्रू प्रेगनेंसी डिस्कम्फर्ट रहेगा, बीपी बढ़ने का, शुगर होने का, ये सब चांस रहेगा। उसके अलावा उसको डिलीवरी के दौरान हमारे लिए बड़ी मुश्किल रहती है, ब्लीडिंग का बहुत हाई चांस रहता है इन केसेस में। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट होता है, बेबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्री मैच्योर डिलीवरी का बहुत ज़्यादा हाई चांस रहता है इन केसेस में। 4 बच्चे एक साथ हो तो प्री मैच्योर डिलीवरी है। फिर कैसे डॉक्टर जो है उसको सही से हैंडल करता है? फिर एक तो यही है कि इनको हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। जब भी हमें चांस लगता है कि भाई इनको प्रीमेच्योर हो सकते हैं, तो बच्चे की लंग्स मैच्योर करने की जो मेडिसिन्स है वो सारा कुछ हम पहले से देके प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं। तो जब बच्चे अगर डिलीवर भी होते हैं, कम वेट के भी होते हैं, बट अगर वो उनकी लंग्स मैच्योर हैं तो ईजीली उनको हम लोग सर्वाइव करवा पाते हैं। मैम, आईवीएफ की बात करता हूँ, क्यों ज़रूरी हो गया है आजकल आईवीएफ? क्या लगता है आपको, सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं आईवीएफ के, या बहुत कम केसेस देखने को पड़ते हैं आपको? देखिए, जैसे ऐसा है कि इनफर्टिलिटी या निसंतानता जैसे हम बात करें तो इसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका रीज़न तो ये है कि स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है अपन सबकी, सबको कुछ ना कुछ स्ट्रेस है ना। उसके बाद सेकंड नंबर का रीज़न हो गया कि मैरिज की एज बहुत लेट हो गई है।
सब लोग करियर ओरिएंटेड है तो लेट शादी होती है। तो फीमेल्स की अगर हम बात करें तो 30 ईयर के बाद एग रिजर्व जो है वो बहुत कम होने लगता है और 35 ईयर के बाद एकदम ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो ये काफ़ी रीजंस हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, जो आजकल के जो खान पान है अपना, जो जंक फूड वगैरह खाते हैं। पहले इंडिया में पीसीओडी इतना होता ही नहीं था, ये वेस्टर्न वर्ल्ड की बीमारी थी, बट ये हमारी कंट्री में आ गई क्योंकि अब हम भी वैसी लाइफस्टाइल जीने लगे ना, खान पान की वजह से। हाँ, उसकी वजह से। तो ये सब वजह से इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ गई है। तो केसेस इसके हमारे को डेली डे टू डे लाइफ में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जैसे आपने एज फैक्टर भी एक पॉइंट बताया था, लेकिन अभी जो प्रियंका चोपड़ा की अगर बात करें, उसका जो एज फैक्टर है वो लगभग 42 साल से भी ज़्यादा का है। उसके बाद भी उसकी प्रेगनेंसी हुई और अभी रिसेंट जो है कुछ टाइम पहले उसके बेबी भी हुआ है। क्यों इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, प्रॉब्लम्स तो इनको भी डेफिनेटली होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर एज, जैसे अगर किसी की एज 35 ईयर से ज़्यादा है उसके बाद भी काफ़ी लोगों को प्रेगनेंसीज होती हैं। बट हाँ, प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े कंपेरेटिव टू नॉर्मल कम हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस भी थोड़े से बढ़ते हैं, तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है, आपको आईवीएफ की हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो ये सब होने के बाद प्रेगनेंसीज तो होती हैं, लेकिन यू विल नीड हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ गाइडेंस और हेल्प ऑफ डॉक्टर। जैसे प्रियंका चोपड़ा पे सवाल उठे कि भाई इतनी लेट प्रेगनेंसी भी हुई है, कोई कॉम्प्लिकेशन क्यों नहीं? तो उन्होंने बताया कि ये जो एग्स होते हैं हमारे, तो वो मैंने पहले ही सिक्योर करवा लिए थे। तो ये होता है ऐसा सच में? यस, ये काफ़ी होता है और आजकल तो इसका काफ़ी ट्रेंड है। मतलब टोटली सेफ प्रोसीजर होता है ये, और ये बहुत कॉमन एडवाइजेबल प्रोसीजर है आजकल कि अगर फीमेल को पता है कि मेरे को लेट मैरिज करनी है या बेबीज़ लेट ही प्लान करने हैं, तो आप अपने एग्स फ्रीज़ करवा सकते हैं। और वो काफ़ी ईयर्स तक एक बार फ्रीज़ किए हैं वो पड़े हैं, मतलब वो ख़राब नहीं होते। तो आप जब भी बाद में लेटर ऑन अगर नेचुरली कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है तो आप अपने सेल्फ के एग यूज़ कर लेंगे, एटलीस्ट आपको डोनर एग पे नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब खुद के। अच्छा, डोनर एग भी होते हैं? यस, डोनर एग भी होते हैं। वो हम उन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जिनके खुद के एग नहीं मिलते हैं हमें, तो उन केसेस में हम डोनर एग यूज़ करते हैं। मैम, एक सवाल एक मेरा ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स बनने वाले हैं उनका 2 महीने की प्रेगनेंसी भी हो जाती है, लेकिन पीरियड्स जो है वो कंटिन्यू होते हैं। तो कैसे पता चले कि नहीं प्रेगनेंसी है और ये पीरियड्स जो हैं वो जो रेगुलर है वो वाले नहीं है? सबसे पहले तो ये होगा कि जो पीरियड्स का जो पैटर्न है ना वो नॉर्मल नहीं होगा। ये पीरियड्स नहीं होते हैं, ये या तो ब्लीडिंग बहुत कम होगी या वो नॉर्मल डेट पे नहीं होगी, इरेगुलर सा कुछ पैटर्न होगा। रेगुलर पीरियड्स की तरह कभी भी नहीं होगी। जो हल्की बहुत कभी स्पॉटिंग हो रही है, लोग उसको पीरियड से कंफ्यूज कर लेते हैं, बट वो पीरियड्स नहीं होते। वो प्रेगनेंसी की जैसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग करके हो सकती है, या इनिशियल 1-2 मंथ्स में नॉर्मली कभी कभी थोड़ी बहुत हल्की बहुत ब्लीडिंग हो जाती है। तो जब भी पीरियड का पैटर्न थोड़ा बहुत भी अबनॉर्मल है तो एक बार ही प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर आप करवा लें। मतलब ये बात ध्यान रखने जरूरी है, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि नहीं, क्या पता डेट चेंज हो गई। बहुत कॉमन है ये चीज़, हाँ ऐसा लगता है, और डेट चेंज हो गई है। और कई बार ये पैटर्न ज़्यादा उन केसेस में देखने को मिलता है जब प्रेगनेंसी जो वो यूट्रस में नहीं ठहर के उसके साइड में कहीं ट्यूब वगैरह में ठहर गई है। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। कई बार वो ट्यूब फट भी जाती है और इंटरनली बहुत ब्लीडिंग हो जाती है, तो लाइफ को भी रिस्क हो जाता है। तो जब भी पीरियड का पैटर्न अब नॉर्मल है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करना है। तो मतलब जब भी ऐसा नॉर्मल लगे आपको तो प्रेगनेंसी टेस्ट जरूरी है। बिल्कुल। सुमन मैम, कई ऐसे फिल्म स्टार भी हैं जो सरोगेसी पेरेंट्स बनते हैं। क्या है सरोगेसी? तुषार कपूर की बात करें, करण जौहर की बात करें, क्या है सरोगेसी पेरेंट्स? सरोगेसी बेसिकली क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो किसी और के यूट्रस में ग्रो करती है ना। तो जैसे कि मोस्ट कॉमनली तो हम लोग ये तभी यूज़ करते हैं जैसे कि जो पेशेंट है उसके यूट्रस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या यूट्रस है ही नहीं, जन्म से ही नहीं है कि वो माँ खुद नहीं बन सकती है। तो उन केसेस में हम जो एम्ब्रियो तो कपल का ही होता है, हस्बैंड और वाइफ का एम्ब्रियो लेते हैं और उसको हम किसी और लेडी के यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं, और जो माँ बन सकती है, जिसके खुद के पहले से बच्चे भी होने चाहिए, तो हम उनकी यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर वो प्रेगनेंसी कैरी करती है 9 मंथ तक, और फिर एंड में डिलीवरी के बाद वो बेबी जो है वो जो भी जेनेटिक पेरेंट्स है जिनका एम्ब्रियो उनको हैंड ओवर करवा देते हैं। अगर जहाँ तक बात की जाए, जैसे आपने कुछ ये फिल्म स्टार्स का नाम कोट किया, तो ये पहले कराया गया है, ऐसा सरोगेसीज के केसेस हुए हैं, बट अभी ये बैन कर दिया इंडिया में। सिंगल पेरेंट जो है वो सरोगेसी नहीं करा सकते हैं अगर लाइक हस्बैंड और। अच्छा, बैन है ये? यस, ये अब बैन है, क्योंकि आपका प्रॉपर इंडिकेशन होना चाहिए सरोगेसी का कि आपकी जो वाइफ है वो प्रेगनेंसी होने के लिए बिल्कुल मेडिकल बोर्ड से सर्टिफाइड होना चाहिए कि वो शी कैन नॉट बी प्रेग्नेंट विद हर ओन यूट्रस।
मैम कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि अब प्रेगनेंसी अगर नहीं हो रही हो सबसे बड़ा कारण मोटापा भी है, वाइफ का मोटापा है या जो हस्बैंड है उसका मोटापा है, ये फैक्टर है सच में ऐसा? यस यस डेफिनेटली ये फैक्टर बहुत है। और देखिए वैसे देखा जाए तो मोटापा तो हर बीमारी की एक तरह से जड़ है। जब भी ओबेसिटी है तो वो एग क्वालिटी ख़राब करेगी। ओवरऑल प्रेगनेंसी में अबॉर्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर वेट ज़्यादा है तो उनकी डिलीवरी, उनको बीपी हाई रहेगा, शुगर के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ओबेसिटी तो डेफिनेटली बहुत हार्मफुल है। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है हम सबसे पहले उसको ये बोलते हैं कि आप 3 मंथ लो, 6 मंथ लो, पहले अपनी डाइट और एक्सरसाइज से अपना वेट कंट्रोल करो, क्योंकि वेट कंट्रोल करते करते नॉर्मली वो खुद भी प्रेगनेंसी अपने आप हो जाती है बिना ट्रीटमेंट के भी। और प्रेगनेंसी अगर हमने करवा भी दी उस स्टेज में तो ओवरऑल बहुत कॉम्प्लिकेशन रहेंगे। तो पहले वेट कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये फैक्टर जो है सबसे मेन फैक्टर काम में आता है। जैसे अगर मोटापा आपको है तो उसको कम करना ज़रूरी है, चाहे हस्बैंड में हो चाहे वाइफ में हो। यस यस। अच्छा मैम, आईवीएफ की बात करता हूँ, कितने एज तक जो है आईवीएफ सही रहता है और कितने एज ज़्यादा होने के बाद आईवीएफ जो वो नुकसान दे सकता है आपके शरीर को? जैसे कि आईवीएफ की जो एज लिमिट है, जो फीमेल है उसके लिए ये एज लिमिट 50 ईयर तक है, और जो मेल पार्टनर है, हस्बैंड है, उसके लिए 55 ईयर तक है। उससे ज़्यादा अगर एज है तो अब आपको आईवीएफ नहीं करवाना है, क्योंकि उसके बाद जो मदर है उसको खुद को भी कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी कैरी करना, डिलीवरी का जो टाइम है वो सारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो जो मदर की खुद की लाइफ को भी रिस्क होने लगता है। तो आफ्टर 50 ईयर आईवीएफ या प्रेगनेंसी जो है वो उनके लिए एडवाइजेबल नहीं है। तो मैम ये भी है कि जैसे कोई आया कि हाँ हम पेरेंट्स नहीं बन पा रहे, तो उनको सीधा सजेशन आईवीएफ का होता है? उससे पहले भी 2-3 स्टेप हैं, अगर वो काम नहीं करे तो फिर आईवीएफ की तरफ जाएं अपन? देखिए सबसे पहले तो जैसे ही कपल आता है डिपेंड करता है कि कितना टाइम हुआ है उनको, उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है। पहले उनका बेसिक वर्कअप होगा जिसमें उनकी पूरी हम हिस्ट्री लेते हैं, उनके टेस्ट करवाते हैं, रिपोर्ट्स क्या है उस पर ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है। अगर उनकी ट्यूब्स ब्लॉक है मान लीजिए, और ट्यूब्स ऐसी कंडीशन है कि वो रिपेयरेबल कंडीशन में नहीं है, उनको ओपन नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट आईवीएफ पे जाना पड़ेगा। स्पर्म काउंट की बात करें, अगर वो बहुत कम है, जैसे मान लीजिए 5 मिलियन से भी कम है, तो डायरेक्टली हम आईवीएफ पे जाएंगे। तो ऐसी कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं जिसमें हम जाते हैं, बट मोस्ट कॉमनली रिपोर्ट्स नॉर्मल या नियर नॉर्मली होती है। तो हम स्टेप वाइज ट्रीटमेंट करते हैं। पहले हम मेडिसिन से उनको ट्राई करते हैं कुछ मंथ तक। मेडिसिन से अगर नहीं होता है तो आईयूआई करके एक प्रोसीजर होता है जो आईवीएफ से थोड़ा सिंपल इजी गोइंग होता है, कम कॉस्टली होता है। फिर भी नहीं होता है तो फिर हम आईवीएफ पे जाते हैं। मतलब इससे पहले 2-3 स्टेप है जो Definitely, जो पेशेंट के लिए आप यूज़ करते हैं? यस यस, ज़्यादा कॉमनली दूसरे यूज़ होते हैं, उनसे नहीं होता तो फिर हम तो आईवीएफ 100% सक्सेस रहता है, या अगर कुछ हम सावधानी नहीं रखें, जो पेरेंट्स हैं जो सावधानी नहीं रखें, तो उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? आईवीएफ की सक्सेस रेट अगर हम ओवरऑल माने तो अराउंड 60% ही है, 100% नहीं है। और ये सक्सेस रेट को हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर हम एम्ब्रियोज फ्रीज करते हैं और 2 या 3 साइकिल तक का हम सोच लेते हैं कि अगर एक बार में एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए नहीं पॉजिटिव आया तो एम्ब्रियोज प्रिजर्व किए हैं, फ्रीज़ किए हुए हैं, और हम 1-2 बार और उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उससे ओवरऑल सक्सेस रेट अराउंड 70% 80% तक जा सकती है, बट 100% नहीं होती है। सावधानियों की जहाँ तक बात करें वो इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। यूजुअली सब लोग पूरी सावधानी रखते ही हैं क्योंकि इतना ट्रीटमेंट के थ्रू जाते हैं तो सब पूरा ध्यान रखते हैं। ज़्यादा मैटर जो है सक्सेस रेट वो करती है कि एम्ब्रियो की जो क्वालिटी है वो कैसी है, और यूट्रस की जो लेयर है एंडोमेट्रियम हम बोलते हैं, वो उस एम्ब्रियो के लिए कितनी रिसेप्टिव है, मतलब वो उसको कितना स्वीकार कर पा रही है, अपना कितना ब्लड फ्लो देके उसको ग्रो कर पा रही है, और एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी है। ये दोनों चीज़ें अगर अच्छी है तो यूजुअली अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। मैम आईवीएफ का जो प्रोसेस होता है वो मतलब जो ट्रीटमेंट होता है वो कितने दिनों का या कितने महीनों का होता है, और कितने महीनों के बाद जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो पाती है? नॉर्मली मतलब मिनिमम अगर अपन बात करें तो 2 to 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट तो होता ही है, क्योंकि इनिशियल 1 मंथ तो वर्कअप और टेस्ट में ही चला जाता है। हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं कि नेक्स्ट मंथ उसके एग वगैरह अच्छे से मिले। फिर हम उनको स्टिमुलेशन देते हैं, मतलब हार्मोन के इंजेक्शन देके उनके एग बनाए जाते हैं। वो अराउंड 10 to 12 डेज़ का प्रोसेस होता है। उसके बाद हम उनके एग्स को बाहर निकालते हैं एक नीडल से, हस्बैंड के सैंपल के साथ उसको फर्टिलाइज कराते हैं, उसे एम्ब्रियोज बनाते हैं। उसके बाद वो एम्ब्रियोज को हम आफ्टर 3 to 5 डेज़ हम यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये ओवरऑल 1 मंथ का प्रोसीजर होता है। कई बार हम एम्ब्रियोज फ्रीज करके नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र भी करते हैं, सेम साइकिल में ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं।
और उसके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 15 डेज़ के बाद एग्जैक्टली आपका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है या मतलब 1.5-2 महीने Yes, इसमें आपको yes. जो प्रोसेस। तो कभी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है केस कि भी डॉक्टर्स ने जो या आपने जो है वो जो ट्रीटमेंट बताया है, जो सावधानियां जो बताई है, वो कई बार पेरेंट्स नहीं रख पाते, भूल गए, तो कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिला आपको कभी? कॉम्प्लिकेशंस तो इसमें ऐसे कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि कई बार हाइपर स्टिमुलेट हो जाती है पेशेंट, मतलब नंबर ऑफ एग्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो वो केसेस जो हैं वो मदर के लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। हालांकि ये बहुत रेयर है और अब हार्मोन्स भी बहुत अच्छे आ गए हैं जिसकी वजह से ऐसे केसेस नहीं होते अब। और उसके अलावा तो यही है कि अगर मेडिसिन टाइम पे नहीं ली है या फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लिया या अपना डाइट का बिल्कुल प्रिकॉशन नहीं लिया या कोई इन्फेक्शन हो गया उस दौरान और हमें कंसल्ट ही नहीं किया, कहीं और नॉर्मली कहीं और से कुछ और मेडिसिन्स ले ली, ये सिचुएशंस में फिर रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव आने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। और जब आप डिलीवरी की आपने या डिलीवरी करते हैं, कोई ऐसा केस आया जो आपको बहुत रिस्की लगा हो, जिस केस ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हो? हाँ, कई बार ऐसे केसेस आते हैं जैसे कि वो पेरिफेरी में जैसे दाई से या फिर अनट्रेंड लोगों से डिलीवरी का ट्रायल लेके आते हैं, तो उनका यूट्रस भी फट चुका होता है, बच्चा भी पेट में ही डेड हो चुका होता है और बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका होता है। उस कंडीशन में वो लोग आते हैं, उस टाइम हमारे को बहुत सारा ब्लड एकदम से उनके लिए अरेंज करते हैं और फिर उनको ओटी में लेके मदर की लाइफ को सेव करना भी एक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। अच्छा। और उनकी यूट्रस को सेव करना एक दूसरा चैलेंज हो जाता है हमारे लिए। जैसे अगर हम बताएं कि बच्चा जो है पेट में डेड हो गया है, तो उसके बाद बच्चा हाथों हाथ निकालना पड़ता है, क्योंकि मैंने एक केस सुना था ऐसा कि बच्चे को लगभग 10 या 12 घंटे बाद, सुबह होने के बाद बच्चे को पेट से निकाला गया। अगर जैसे कि मदर सेफ़ है, मदर का यूट्रस वगैरह सब सही है और सिर्फ बेबी यूट्रस में डेड हुआ है किसी और रीज़न की वजह से, तो उस सिचुएशन में हम वेट कर सकते हैं। जैसे हम उनको अगर इंड्यूस भी करेंगे डिलीवर होने के लिए, बिकॉज अगर बच्चा डेड है तो उस कंडीशन में मदर को सिजेरियन से या ऑपरेट करके बच्चे को बाहर लेने में कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैंने भी देखा ऐसा, बहुत सारे लोगों के मन में मिथ होता है कि बच्चा पेट में ख़त्म हो गया तो जहर फैल जाएगा, बच्चे को जल्दी से जल्दी बाहर ले लो। तो वो सिचुएशन में हम यही समझाते हैं कि इतना नहीं है, मतलब इतना ऐसा जहर वगैरह नहीं फैलता। अगर बच्चा काफ़ी दिनों तक पेट में ऐसे रह जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है मदर को, लेकिन 1 या 2 दिन में नहीं होती है। तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसको इंड्यूस करते हैं, पेन आएंगे तो ये प्रोसेस कम से कम 10-12 घंटे का लगता है, बट एटलीस्ट वो नॉर्मल डिलीवर हो जाती है। अननेसेसरी जो बच्चा भी हाथ नहीं लगना है तो फिर हम अननेसेसरी ऑपरेट क्यों करें उस पेशेंट को। तो ये हम रिलेटिव्स को समझाते हैं, हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और इस चीज़ के लिए समझाना है कि प्लीज़ मत कराओ सिजेरियन, इसको नॉर्मली डिलीवर होने दो, थोड़ा पेशेंस उस टाइम रखना चाहिए। अच्छा मैम, एक ये भी है कि कई बार जो न्यूली मैरिड होते हैं तो वो प्रेगनेंसी जल्दी नहीं हो, उसके लिए कई बार दवाइयों का साथ भी लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और उसके बाद प्रेगनेंसी में उनको प्रॉब्लम आती है। क्या कारण रहता है कि पहले दवाइयाँ ले ली और उसके बाद जो है वो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, अगर आपने प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज़ किया है तब तो यूजुअली ये सारे मेथड सेफ़ होते हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर हाँ, अगर बिना डॉक्टर की एडवाइस करे हुए आप इम्प्रॉपर हार्मोन्स लोगे, कुछ भी लोगे, तो वो ऑफ कोर्स साइड इफ़ेक्ट तो करेंगे ही आगे चल के। जैसे भी आपने बताया कि बच्चा डेड हो चुका है पेट में, तो उसके बाद वापस जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, आसानी से होती है, उसमें फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फीमेल को? अगर डिलीवरी नॉर्मली हो गई है, कोई इन्फेक्शन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं रहे, तो यूजुअली डिलीवरी हो नेक्स्ट प्रेगनेंसी आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आपको क्या मैटर लगता है, क्या सेफ़ है, सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा सही है? मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या रखना चाहिए आपके हिसाब से? फर्स्ट ऑप्शन तो हमेशा नॉर्मल डिलीवरी का ही रखना चाहिए। अगर दोनों मदर और बेबी दोनों को कोई भी हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, सब कुछ ओके है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी ही रखना है। बट हाँ, अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर है तो सिर्फ इसलिए कि नहीं, डिलीवरी तो नॉर्मल ही होनी चाहिए और उसके लिए अगर हम बेबी या मदर को कोई रिस्क दें वो भी एडवाइजेबल नहीं है। चलिए मैम, IVF की बात करता हूँ। जो एज फैक्टर जो है बाउंड कर दिया है गवर्नमेंट ने, क्या कारण लगता है आपको कि इतना ही एज फैक्टर रखा? क्योंकि कई बार न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ में सुनने को मिला कि 70 साल का जो वृद्ध है वो पहली बार पिता बना है, 80 साल का जो वृद्ध है वो पिता बना है। तो क्या ये IVF में संभव होता है? तो फिर क्यों बाउंड किया इसको?
देखिए ये संभव तो हो सकता है आईवीएफ में, लेकिन आप खुद सोचिए कि एथिकली कितना रॉन्ग है। सबसे पहले तो मदर की लाइफ के लिए तो रिस्क है ही है। जब वो अगर ओल्ड एज में प्रेग्नेंट होगी तो प्रेगनेंसी को झेल पाना, डिलीवरी को झेल पाना, ये एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। दूसरी चीज़ एथिकली ये रॉन्ग इसलिए है कि जब पेरेंट्स खुद ही 70-80 ईयर एज के हैं तो वो कितने साल आगे जीने वाले हैं, वो कैसे अपने बच्चे की देख रेख कर पाएंगे। और अगर वो उनको खुद को ही कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो फिर बच्चा किसके लिए, मतलब बच्चे को कौन वो रख पाएगा। तो ये एथिकली रॉन्ग हो जाता है। जब आप उस एज में ही नहीं है कि आप बच्चे को संभाल पाएंगे, तो आई थिंक 70-80 ईयर तो वो एज हो जाती है जब आपको खुद को कोई चाहिए केयर करने वाला। कुछ और सवाल है मेरे, मैं उसके बाद फिर ये वाइंड अप करता हूँ आपसे। बिल्कुल। बच्चे जाने का ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है एक लेडी के लिए? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है। अगर किसी तरह का कैंसर डेवलप हो गया है तो डेफिनेटली करवाना ही है। उसके अलावा कई बार कुछ गांठें जैसे फाइब्रॉइड्स वगैरह हम बताते हैं, या ब्लीडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है जो कि किसी भी मेडिकल मैनेजमेंट से कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उन सिचुएशंस में हम बच्चेदानी रिमूव करने की एडवाइस देते हैं। बच्चेदानी में लोगों ने कहा है कि मौत होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, या बच्चेदानी का ऑपरेशन अगर करवाएं तो मौत हो सकती है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे दूसरे और ऑपरेशन होते हैं वैसे ये भी एक ऑपरेशन होता है। इसमें भी उतना ही रिस्क है जैसा कि किसी भी कोई भी और ऑपरेशन में है। अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो डेफिनेटली करवाना है। मतलब ऐसा रेयर में है तो क्यों एक मौत होती है, या क्या कारण रहता है उसका? देखिए रेयर तो किसी भी सर्जरी में रेयरली ऐसा हो सकता है। कई बार एनेस्थीसिया की जो मेडिसिन है उसको किसी को कुछ रिएक्ट हो जाए, कई बारी ब्लीड हो जाए, या अपनी अपनी बॉडी की कई बारी ऐसे हिडन एलर्जीज हो सकती है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। कई बार किसी को देखा गया कि एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाया गया और उससे भी इतनी भयंकर एलर्जी हो गई कि वो उनका जो ब्रेथ वाली पाइप है वो चोक हो जाती है। तो कभी कभी देखा गया कि सिंपल एक पेन किलर के इंजेक्शन से भी डेथ हो जाती है। तो ये इस तरह की रेयर सिचुएशंस तो आई थिंक किसी के भी हाथ में नहीं है। अदरवाइज ऐसा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है बच्चेदानी के ऑपरेशन में। मतलब रिस्क फैक्टर तो नहीं, ये सिर्फ मिथ है, बिल्कुल बिल्कुल, सच कुछ और है जी। अच्छा मैम, एक सवाल जो आखिरी सवाल है मैं यही करना चाहूँगा कि जिन्होंने जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेते हैं या लेना चाहते हैं, उनको कौन कौन सी सावधानी है जो रखनी चाहिए आईवीएफ के ट्रीटमेंट लेने से पहले और ट्रीटमेंट लेते वक्त? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि जितना हो सके स्ट्रेस फ्री रहना है, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। अगर हस्बैंड स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको ऐसा कुछ भी करते हैं तो वो उनको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हमें स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी और एम्ब्रियोज अच्छे नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है वो टाइमली लेनी है, और जो भी प्रिकॉशंस जैसे हम रूटीनली जो भी बताते हैं वो सारे प्रॉपरली फॉलो करने हैं। पर नॉर्मल अगर प्रेगनेंसी कंसीव करनी हो उसके लिए कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए? नॉर्मली अगर प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो ये है कि आपको पहले से कुछ अपने नॉर्मल एक रूटीन चेकअप करवा लेना चाहिए। जैसे आपको कोई थायराइड वगैरह नहीं है, शुगर, बीपी अपना सब कुछ ठीक है। उसके बाद फोलिक एसिड के सप्लीमेंट प्रेगनेंसी प्लान करने से 2 से 3 महीने पहले से स्टार्ट कर देने चाहिए। और जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आपको एक फर्टाइल पीरियड की नॉलेज होनी चाहिए कि ये पीरियड से आपको प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और एज सुन एज यू मिस योर पीरियड तो आपको डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट कर लेना चाहिए। ये लोगों के माइंड में एक मिथ रहता है कि नहीं 2-3 महीने बाद ही डॉक्टर को दिखाएंगे, 3 महीने से पहले तो कोई सोनोग्राफी करवानी ही नहीं चाहिए। ये सब मिथ है। एक ये भी बहुत कॉमन मिथ रहता है कि सोनोग्राफी बार बार नहीं करवानी चाहिए, ये बच्चे को नुकसान कर सकती है। तो ये भी एकदम मिथ है। मतलब मैंने कई बार सुना है, जैसे बिल्कुल मेरी जो वाइफ प्रेग्नेंट थी उस वक्त भी मैंने सुना कि हाँ सोनोग्राफी बार बार नहीं करवा सकते क्योंकि लेज़र का जो पूरा इफेक्ट है वो बच्चे पे पड़ता है। नहीं, सोनोग्राफी में कोई लेज़र नहीं होता है। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है जो कि कम्प्लीटली सेफ़ होती है बेबी के लिए। किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं होता है। तो सोनोग्राफी कितनी भी बार करवा सकते हैं प्रेगनेंसी में, बिल्कुल सेफ़ होती है। मैम एक सवाल ये भी है कि एक पीसीओडी जो वर्ड है काफ़ी सुनते हैं, क्या आखिर है क्या पीसीओडी? पीसीओडी बेसिकली फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से ओवरीज में छोटे छोटे तो बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, बट हर मंथ एक डोमिनेंट फॉलिकल या एक एग बनता है, वो नहीं बन पाता है। वो नहीं बनने से मंथली साइकिल डिस्टर्ब रहता है, पीरियड्स टाइमली नहीं आते हैं, और हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से कुछ एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है, फेस पे पिंपल्स वगैरह होते हैं, वेट गेन होता है, ये सारे तरह के सिम्टम्स आते हैं।
और पीसीओडी वालों को कई बार प्रेगनेंसी होने में भी मुश्किल आती है क्योंकि एग नहीं बन पाता प्रॉपर। तो क्या इसके जो ट्रीटमेंट होते हैं, क्या क्या इसके ट्रीटमेंट है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम किसी लेडी को फेस नहीं करनी पड़े? देखिए, जहाँ तक हो सकता है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज और एक हेल्दी डाइट लेने बहुत ज़रूरी है। 50% पेशेंट तो उसी से ठीक हो जाते हैं। जो बचे हुए 50% है उनके लिए फिर हम लोग मेडिसिन वगैरह जो है वो एडवाइस करते हैं। मैम, आप IVF एक्सपर्ट हैं, लेकिन IVF में कई प्रकार के मिथ है लोगों के बीच में कि जो बच्चा होगा वो हमारा नहीं हो सकता, स्पर्म किसी और का, एग्स जो है मेरी वाइफ के होंगे। ये मिथ है या सच है? ये इन बहुत बड़ा मिथ है एक्चुअली, और बहुत ही कॉमन मिथ है। इस डर की वजह से भी बहुत सारे लोग IVF नहीं करवा पाते हैं और बहुत साल अपनी लाइफ के ऐसे ही गुजार देते हैं कि नहीं, IVF तो नहीं कराना, बच्चा किसी और का होगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एग और स्पर्म जो होते हैं वो हस्बैंड और वाइफ ही लिए जाते हैं। हाँ, कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें अगर स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो है, इवन टेस्टिकुलर बायोप्सी टेस्टिस में भी बिल्कुल स्पर्म नहीं है, हम वहाँ तक भी पूरा ट्राई करते हैं, इवन टेस्टिकुलर सैंपल भी लेके देखते हैं, वहाँ भी अगर कुछ भी स्पर्म हमें मिलते तो हम हस्बैंड की लेते हैं, सेम एग का भी ही रहता है। बट कुछ सिचुएशन में अगर वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है तो हम डोनर लेते हैं, लेकिन वो पहले कपल को बताया जाता है, उनकी कंसेंट ली जाती है, प्रॉपर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बाद ही हम लोग डोनर लेते हैं। मतलब ये जो है वो रेयर चांस में सामने आता है कि यहाँ डोनर कोई और होता है। जी जी, बाकी ऐसे एक तो सिर्फ मिथ है कि मिथ है कि किसी और पेरेंट्स हम बन रहे हैं और बच्चा किसी और का। बिल्कुल। अच्छा, एक मिथ ये भी है कि मैम ये जो IVF है वो बहुत कॉस्टली होता है, आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये तो पैसों वाले लोग ही करवा सकते हैं। क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी अगर IVF के बारे में हम देखें तो बहुत ही कॉमन मैन की रीच में भी है, क्योंकि मेडिसिन्स भी जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल हैं और ट्रीटमेंट भी अफोर्डेबल है। अगर रफली मैं बात करूँ तो करीब करीब लगभग अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आता है इसमें। बट आई फील कि इतना हर कोई आजकल अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि हम छोटे छोटे फंक्शन और छोटी छोटी चीज़ों पे भी इतना खर्चा कर ही देते हैं। प्लस आज बिल्कुल इतना आप कर सकते हो। प्लस आजकल लोन भी करते हैं, बैंक भी इसके लिए लोन भी देता है आपको। जी भी है। यस यस यस। तो फिर तो कॉमन मैन के बस की बात है ये। अच्छा, और क्या क्या मिथ है जो आप सुनते हैं और फिर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये मिथ है, ये सच नहीं है? जी, एक तो बहुत कॉमन मिथ है, लोग सोचते हैं कि IVF करवा लिया तो अब तो कंप्लीट बेड रेस्ट ही करना पड़ेगा हमारे को। तो ये मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम पेशेंट को बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद में 4 घंटे बाद वो लोग घर जाते हैं। उसके बाद में हमारी यही एडवाइस होती है कि आप अपनी रूटीन सारी एक्टिविटीज़ करिए डेली लाइफ में जो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रेस्ट करने से कोई रिजल्ट इम्प्रूव नहीं होते हैं। दूसरा मिथ लगता है लोगों को कि बहुत पेनफुल प्रोसीजर है IVF, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। कुछ हाँ हार्मोन के इंजेक्शंस लगते हैं, वो इंजेक्शन का जो पेन है वो होता है, अदरवाइज इट्स सेम एज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। एक लोगों को लगता है कि IVF से होने वाले बच्चों में अब नॉर्मल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पर ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी आज तक IVF के बेबीज़ हुए हैं, अबनॉर्मलिटीज़ का रेशियो जो है वो बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी वालों के इक्वलेंट ही पाया गया है। मतलब ये सारे मिथ है, चाहे कॉस्टली की बात करें, चाहे दूसरा किसी और के बच्चे होने की बात करें, या बच्चा हो गया तो एबनॉर्मल है, सारे मिथ हैं। जी जी। तो ये सारी बातें थी जो एक नॉर्मल जो पेरेंट्स बनने वाले हैं या पेरेंट्स बनने की सोच रहे हैं उनको जानना ज़रूरी था। ये इंटरव्यू कैसा लगा मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी हर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।